Space as a field of study is quite intriguing and interesting for human beings. It is perhaps due to our innate curiosity about unknown. So space is full of unknowns. We don't know much about space, but we know that space is filled with wonderful things. And we have this curiosity to know about it. And this is the reason why space is an important field of study and it is interesting as well. और साथ ही यूपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्पेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो आपका प्रीलिम्स एग्जाम हो चाहे वो मेंस एग्जाम हो. स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आर हाईली प्रोबेबल इन दीज एग्जाम्स. तो आज के टॉपिक में हम स्पेस से रिलेटेड एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मिशन के बारे में बात करेंगे. दैट इज द आदित्य L1 मिशन, जो कि इंडिया के विच वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया लास्ट ईयर. तो इस मिशन के बारे में समझेंगे, इसका पर्पस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है. साथ ही हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे स्पेस से रिलेटेड, दैट इज द लैग्रांज पॉइंट. ये क्या होता है, ये न्यूज में रहा है स्पेशली आफ्टर द लॉन्च ऑफ जेम्स वेब टेलीस्कोप एंड अगेन आफ्टर द लॉन्च ऑफ आदित्य L1. तो इससे क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस हैं इस बार. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आदित्य L1 जो मिशन है ये क्या है. सो इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज इंडियाज फर्स्ट सोलर मिशन. तो इसमें हम सन को ऑब्जर्व करेंगे. इट इज एन सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन. ठीक है, तो जहां पे हम सन को ऑब्जर्व करेंगे और ये इंडिया का पहला सोलर मिशन है, द आदित्य L1. इससे पहले और भी कंट्रीज ने लॉन्च किया है, बट इंडिया का ये फर्स्ट मिशन है. अब इसे लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा से, लास्ट ईयर लॉन्च किया गया था सितंबर में बाय दी PSLV C57 लॉन्च व्हीकल. अब ये जो PSLV C57 है ये एक 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल है, जहां पे अल्टरनेटिवली सॉलिड और लिक्विड आपके बूस्टर्स होते हैं. तो इसमें जो 4th स्टेज है उसे यहाँ पे फायर किया गया था 2 बार. इट वॉज फायर ट्वाइस फॉर द फर्स्ट टाइम, ताकि ये जो आदित्य L1 स्पेस क्राफ्ट है इसे एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में एस्टैब्लिश कर दिया जाए अराउंड द अर्थ. ठीक है, तो इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट द 4th स्टेज ऑफ PSLV वॉज फायर्ड ट्वाइस. अब एक बार जब ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में शिफ्ट कर दिया गया, उसके बाद वहां से इट टुक 125 डेज फॉर आदित्य L1 टू रीच अ पॉइंट कॉल्ड लैग्रांज 1 पॉइंट, जहां पे इसे एक हेलो ऑर्बिट में एस्टैब्लिश कर दिया गया. तो टोटल 125 डेज लगे आदित्य L1 को टू रीच दैट पॉइंट. इस मिशन का जो लाइफ टाइम है, दैट इज द लाइफ ऑफ दिस मिशन इज अराउंड 5 ईयर्स. तो यहाँ पे हमने 2 इंपॉर्टेंट चीजें देखी, एक है L1 पॉइंट एंड अदर इज हेलो ऑर्बिट. तो इन दोनों को समझते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. L1 पॉइंट आखिर लैग्रेंज पॉइंट होते क्या है और हेलो ऑर्बिट क्या है. तो सबसे पहले समझते हैं लैग्रेंज पॉइंट्स क्या है. तो इससे पहले स्पेस के बारे में हम समझते हैं कि स्पेस का नेचर क्या है. तो स्पेस में चीजें जो भी ऑब्जेक्ट्स है, दे आर ऑलवेज इन मोशन. दे आर आइदर ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स समथिंग और ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम समथिंग. तो अगर आपको स्पेस में कोई ऑब्जेक्ट को किसी जगह पे प्लेस करना है, तो इट विल नॉट स्टे स्टिल, इट विल स्टार्ट मूविंग ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्सेस, द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड इन द स्पेस. तो अगर चाहे वो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड हो या सन का, तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में रख देते हैं तो वो अर्थ की तरफ इट विल स्टार्ट ड्रिफ्टिंग अवे. सिमिलरली अगर वो सन के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर है, तो वो सन की तरफ ड्रिफ्ट करने लगेगा. तो स्पेस में कोई भी ऑब्जेक्ट स्टिल नहीं रहता, इट स्टार्ट्स ड्रिफ्टिंग. ठीक है, तो अब अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट है वो पार्क करना है स्पेस में, किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे पार्क करना है, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. तो यहाँ पे लैग्रांज पॉइंट काम आता है. जो लैग्रांज पॉइंट से, इट इज लाइक अ पार्किंग स्पेस. जो स्पेस में इट इज अ पार्किंग प्लेस, जहां पे हम स्पेस क्राफ्ट को ले जाकर के पार्क कर सकते हैं और वो वहीं पे रहेंगे, उस पॉइंट के चारों तरफ वो रिवॉल्व करते रहेंगे. सो इट इज लाइक अ पार्किंग स्पेस. ठीक है, अब ये स्पेस यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस पॉइंट पे जो फोर्सेस हैं, अलग अलग बॉडीज के जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस है, वो बैलेंस आउट हो जाता है. ठीक है, इसलिए जो ऑब्जेक्ट है वो एक ही जगह रहता है, ना वो अर्थ की तरफ ड्रिफ्ट होगा ना वो सन की तरफ ड्रिफ्ट होगा, क्योंकि यहाँ अर्थ और सन का ग्रेविटेशनल पॉइंट दे कैंसल आउट ईच अदर, दे बैलेंस ईच अदर. ठीक है, अब सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं सबके लैग्रेंज पॉइंट्स हैं, और टोटल 5 लैग्रेंज पॉइंट्स होते हैं प्लैनेट और सन के बीच में. ठीक है, तो 5 ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो कैंसल आउट करता है या बैलेंस किया जाता है, बैलेंस कर देता है एक दूसरे को, सन का और प्लैनेट का. तो ऐसे टोटल 5 लैग्रेंज पॉइंट्स होते हैं, L1, L2, L3, L4 एंड L5. तो अब ऑल्दो लैग्रांज एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, तो उनके नाम पे लैग्रांज पॉइंट हम बोलते हैं, बट जो L1, L2, L3 है, ये जो 3 लैग्रांज पॉइंट है, इसे जो यूलर भी एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, तो उन्होंने इसे डिस्कवर किया था. और जो L4 और L5 है, इसे डिस्कवर किया था लैग्रांज ने. ठीक है, तो ये 2 तरह के, और इसमें एक डिस्टिंक्शन ये है कि L1, L2, L3 दे आर अनस्टेबल पॉइंट्स. अभी हम समझेंगे कि अनस्टेबल पॉइंट्स क्यों है वो और क्या होता है इसका मीनिंग. और L4 और L5 को स्टेबल पॉइंट्स माना जाता है. ठीक है, हम फिगर से समझते हैं. दीज आर द 5 लैग्रांज पॉइंट्स. ये रहा आपका L1, L2, L3, L4 और L5. ठीक है, हमने आदित्य मिशन जो है वो L1 पे हमने उसे प्लेस किया हुआ है.
अब हम समझते हैं कि L4, L5 ये स्टेबल क्यों है और L1, L2, L3 अनस्टेबल क्यों है। इसका मतलब क्या है? तो अनस्टेबल कहने का मतलब ये है कि अगर if you are trying to place aircraft at L1 point and you miss the mark, you miss it slightly, you place the aircraft slightly off from this point, तो वो क्या होगा कि वो जो एयरक्राफ्ट है it will start drifting away from the point। ठीक है, इसलिए इन तीनों पॉइंट को अनस्टेबल कहा जाता है कि अगर थोड़ा सा भी अगर आप मार्क से स्लाइटली अगर आप इधर उधर हो जाते हो तो द एयरक्राफ्ट विल स्टार्ट ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम द पॉइंट। वही अगर आप L4 और L5 की बात करें तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा इधर उधर शिफ्ट भी करते हो देन स्टिल इट विल स्टे इन इट्स ऑर्बिट। ठीक है, वो मूव नहीं करेगा, उसका ऑर्बिट थोड़ा सा शिफ्ट होगा बट इट विल नॉट स्टार्ट ड्रिफ्टिंग अवे। तो ये था कहने का मतलब हमारा अनस्टेबल और स्टेबल पॉइंट्स। L1, L2, L3 आर अनस्टेबल बट L4 और L5 जो है वो स्टेबल है। एक और खासियत क्या है L4 और L5 की कि सिंस दे आर स्टेबल तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट्स है वो नेचुरली यहाँ जाकर के रिवॉल्व करने लगते हैं इस पॉइंट पे, यहाँ पे जाकर के गैदर हो जाते हैं नेचुरली और जाकर के वहां रिवॉल्व करने लगते हैं L4 और L5 पॉइंट पे। ठीक है, तो ये क्योंकि ये स्टेबल पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ पे नेचुरली ऑब्जेक्ट्स चले जाते हैं। ऐसा एक देखने को मिलता है हमारे सोलर सिस्टम में जुपिटर के अराउंड। तो आपने ट्रोजन एस्टेरॉइड के बारे में सुना होगा, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जुपिटर के जो 5 लैग्रेंज पॉइंट है उसमें से जो जुपिटर का L4 और L5 पॉइंट है वहां पे बहुत सारे एस्टेरॉइड्स जो है वो जाकर के वहां पे गैदर हो जाते हैं। इन्हें हम ट्रोजन एस्टेरॉइड्स कहते हैं। ठीक है, L4 पे और L5 पे, तो इसे हम ट्रोजन एस्टेरॉइड्स भी कहते हैं। तो जो L4 और L5 पॉइंट है वहां पे जाकर के चीजें जो है वो गैदर अराउंड हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने देखा आपका जो 5 लैग्रेंज पॉइंट है। अब ये जो लैग्रेंज पॉइंट है ये जो है ये प्लैनेट के साथ ही मूव भी करता है। तो जैसे जैसे प्लैनेट सन के चारों तरफ मूव करता है लैग्रेंज पॉइंट भी साथ में मूव करता है। ठीक है, और उतनी ही स्पीड से मूव करता है। तो अगर अर्थ मूव कर रहा है तो ये लैग्रेंज पॉइंट भी साथ में मूव करेंगे। तो इसलिए ये लैग्रेंज पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एयरक्राफ्ट्स को प्लेस करने के लिए। तो अब हम समझते हैं कि L1 ही क्यों चूज किया गया आदित्य मिशन के लिए, हमने L1 पे क्यों उससे जाकर के पार्क किया हुआ है। ऑल्दो हमने देखा कि स्टेबल L4 और L5 है बट हमने L1 पर जाकर के वहां पे उसे पार्क किया हुआ। अब ये आदित्य L1 इज नॉट द फर्स्ट सोलर मिशन जिसे L1 पे रखा गया है। इससे पहले भी बहुत सारे मिशन हैं जैसे कि नासा का सोहो मिशन है, सोलर एंड हिलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी, एस मिशन, डिस्कवर मिशन, ये सारे L1 पर ही प्लेस किए गए थे। तो L1 क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों इट इज लाइक अ फेवरेट स्पॉट, और ये हम समझते हैं इस फिगर से वापस। तो L1 जो है अगर आप L1 पे किसी भी स्पेसक्राफ्ट को पार्क करते हो तो इट विल कंटिन्यूसली मॉनिटर द सन। तो सन के हमेशा एक विजिबल पाथ में वो रहता है जहां से हमेशा हमें इंफॉर्मेशन मिलते रहेगी इफ यू वांट टू स्टडी द सन। इसलिए L1 पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट सिंस ये अनस्टेबल पॉइंट है, यहां से चीजें ड्रिफ्ट अवे करने लगती है, तो इसलिए जो स्पेसक्राफ्ट जो हम L1 पॉइंट पे रखते हैं उसे हमेशा कोर्स करेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो जैसे आदित्य L1 जो है स्पेसक्राफ्ट है इसमें थ्रस्टर्स दिए गए हैं, तो हर कुछ दिनों के बाद वी हैव टू कोर्स करेक्ट द एयरक्राफ्ट ताकि वो अपने जगह पे बना हुआ रहे। ठीक है, तो ये लगभग 23 डेज के बाद वी नीड टू कोर्स करेक्ट दिस एयरक्राफ्ट। ठीक है, और हमने देखा कि कैसे इस पॉइंट पे हमेशा कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग ऑफ द सन हमेशा बना हुआ रहता है L1 पॉइंट पे। L3 पॉइंट पे इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि L3 पॉइंट जो है वहां पे सन ब्लॉक्ड रहता है, तो वहां से इंफॉर्मेशन वो सन से ब्लॉक्ड रहता है L3, तो यहां से इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करना अर्थ पे इट इज नॉट पॉसिबल, तो इसलिए L3 पॉइंट को नहीं चूज किया जाता। L4 और L5 पॉइंट को क्यों नहीं चूज किया जाता, क्योंकि हमने देखा कि L4 और L5 पे जो है नेचुरली ऑब्जेक्ट्स जाकर के वहां पे जाके गैदर होने लगती है। तो इससे क्या होगा कि स्पेस जंक जो है वो जाएगा L4 और L5 पॉइंट पे, जिससे कि हमारा जो स्पेस क्राफ्ट है उसको नुकसान पहुंच सकता है, इट माइट गेट डैमेज्ड। तो इसलिए L4, L5, L3 इज नॉट आइडियल। तो जो मोस्ट आइडियल पोजीशन है वो L1 और L2 है। तो हमने आदित्य जो मिशन हमने लॉन्च किया है वो L1 पॉइंट पे लॉन्च किया है। जो जेम्स वेब टेलीस्कोप था उसे L2 पॉइंट पे उसे रखा गया है, पार्क किया गया है। तो ये हमने देखा। उसके बाद ऑल्दो यहाँ पे फ्यूल की जरूरत पड़ती है कोर्स करेक्शन के लिए, बट बहुत कम फ्यूल की जरूरत पड़ती है, इसलिए इस मिशन का जो लाइफ है वो अराउंड 5 ईयर से काफी ज्यादा है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा हेलो ऑर्बिट के बारे में समझ लेते हैं। हेलो ऑर्बिट क्या है? तो हेलो ऑर्बिट बेसिकली इट इज रिलेटेड विथ L1, L2 और L3 पॉइंट। तो ये रहा L1 पॉइंट। तो हेलो ऑर्बिट कुछ इस तरह का आपका दिखता है। ये एक 3 डायमेंशनल ऑर्बिट होता है, यानी ये L1 पॉइंट के चारों तरफ मूव भी करता है और साथ ही अर्थ के साथ भी ये मूव करता है। ठीक है, जैसे जैसे अर्थ मूव करेगा ये अर्थ के साथ भी मूव करेगा एक 3 डायमेंशन में। ठीक है, तो इसलिए इसे एक 3D ऑर्बिट कहते हैं। इट इज रिलेटेड टू L1, L2 एंड L3 पॉइंट। तो ये था आपका हेलो ऑर्बिट और लैग्रांज पॉइंट। अब हम समझते हैं कि जो पर्पस क्या है आदित्य L1 मिशन का। तो आदित्य L1 मिशन का पर्पस है टू स्टडी द सन
और सन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है उसको स्टडी करना, चाहे वो सन का सरफेस हो, सन का क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर हो, कोरोना हो, उसको स्टडी करना। और साथ ही सन से जो कोरोनल मास इजेक्शंस होते हैं, सोलर फ्लेयर्स जो वहां से निकलते हैं, उसको स्टडी करना, उसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है अर्थ पे। तो कोरोनल मास इजेक्शन बेसिकली क्या होता है कि सन पे जो है, सन पे कभी कभी बहुत ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सप्लोजन इन आवर सोलर सिस्टम। तो जब ये सन के सरफेस पे एक्सप्लोजन होता है तो इससे बहुत सारे पार्टिकल्स, प्लाज्मा, गैस वो इजेक्ट होते हैं जो कि प्लैनेट्स की तरफ आते हैं, अर्थ की तरफ आते हैं। तो इसे ही कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं। इसका इंपैक्ट अर्थ के जो वेदर है, वेदर पैटर्न पे पड़ सकता है, हमारे सैटेलाइट या कम्युनिकेशन सिस्टम पे पड़ सकता है। तो इसको स्टडी करने के लिए भी आदित्य L1 मिशन इसे हमने लॉन्च किया है। सिग्निफिकेंस क्या है आदित्य L1 मिशन का? तो सबसे पहले ये हमारा फर्स्ट सोलर मिशन है। इससे पहले बहुत कम ही कंट्रीज है जिन्होंने सोलर मिशन जो है वो लॉन्च किया है, जिसमें से अमेरिका का नासा है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापान का जाक्सा एंड चाइनीज स्पेस एजेंसी। तो ये 4 कंट्रीज ने इससे पहले सोलर मिशन लॉन्च किए हैं। नासा का जैसे सोलर पार्कर प्रोब है, आइरिस मिशन है, नासा और ESA ने मिलकर के काफ़ी सारे मिशन लॉन्च किए हैं। उसके अलावा चाइना का आपका बहुत फेमस चेज मिशन है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो अ मिशन रिलेटेड टू सन। तो इंडिया इज़ वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जिसने सोलर मिशन लॉन्च किया है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके हेल्प से हम स्पेस वेदर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, यानी जो कोरोनल मास इजेक्शन है, सोलर फ्लेयर्स है, उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, चाहे वो हमारे सैटेलाइट्स हो या अगर हम कल को एस्ट्रोनॉट्स भेजेंगे उन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ये चीज़ें स्टडी करने में ये हमारी हेल्प करेंगी। साथ ही सैटेलाइट डिजाइन करने में, तो कोरोनल मास इजेक्शन, सोलर फ्लेयर से हमारे सैटेलाइट्स को नुकसान पहुंच सकता है। तो इसको स्टडी करके हम बेटर सैटेलाइट डिजाइन कर पाएंगे, उन्हें प्रोटेक्ट कर पाएंगे, उन्हें अच्छे से ऑपरेट कर पाएंगे। उसके अलावा हम सोलर फिजिक्स स्टडी कर सकते हैं कि सन कैसे काम कर रहा है, उसका मैग्नेटिक फील्ड या हीट जो जनरेट हो रहा है वो कैसे काम कर रहा है, उसे हम स्टडी कर सकते हैं। और इस चीज को वापस हम अप्लाई कर सकते हैं अर्थ के टेक्नोलॉजी लाइक न्यूक्लियर फ्यूजन, इन सब चीजों के लिए हम उसे अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर स्टडिंग द सोलर फिजिक्स। अब इस पे बहुत सारे पेलोड्स डाले गए हैं, वेरियस पेलोड्स। उसमें से 4 रिमोट सेंसिंग, 2 तरह के पेलोड्स है, रिमोट सेंसिंग पेलोड्स है और देन इन सीटू एक्सपेरिमेंटल पेलोड्स। तो 4 रिमोट सेंसिंग पेलोड्स है और 3 इन सीटू पेलोड्स है, जिसके आपको नाम थोड़ा सा याद रखना जरूरी है। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि इनमें से कौन सा रिमोट सेंसिंग पेलोड है और कौन सा इन सीटू पेलोड है। तो अगर हम रिमोट सेंसिंग पेलोड की बात करें तो देयर इज वेल्क विच इज टू स्टडी कोरोना। उसके बाद देयर इज सूट, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, और 2 हैं आपके हाई एनर्जी और लो एनर्जी एक्सरे को स्टडी करने के लिए। तो वेल्क, सूट, देन देयर इज सोलेक्स एंड हीलियोस, ठीक है। अगर हम इन सीटू पेलोड की बात करें तो देयर इज एस्पेक्स, आदित्य, सोलर विंड जो सोलर विंड को स्टडी करेगा। उसके बाद प्लाज्मा को स्टडी करने के लिए एक पेलोड है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, उसके लिए एक मैग्नेटोमीटर भी पेलोड में रखा गया है। तो टोटल 7 पेलोड है। 4 ऑफ देम आर रिमोट सेंसिंग जो दूर से सेंस करेंगे अर्थ को, एंड 3 आर इन सीटू एक्सपेरिमेंट्स जो कि वहां पे एक्सपेरिमेंट करेंगे ऑर्बिट में और फिर हमें डेटा प्रोवाइड करेंगे। तो ये हमने कंप्लीटली देखा कि आदित्य L1 मिशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या पर्पस है। साथ ही हमने लैग्रेंज पॉइंट को भी समझा है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू दोनों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट साइंस एंड टेक वीडियोस में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग जेन स्टडी।